ब्रीफ कर दीजिए। पिछले 1.5 महीने से ओंकारेश्वर बांध के 30 गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक सत्याग्रह में, और आज 9वां दिन हो गया जब पानी में बैठे हुए हैं। लगभग 51-52 साथी पूरे समय बैठे हैं, यानी कि आमरण जल सत्याग्रही हैं कि भले पानी अपने सर के ऊपर से चले जाए लेकिन हम नहीं हटेंगे। और बाकी बीच बीच में और साथी लोग आते हैं और ग्रामीण आते हैं जो समर्थन में 1 दिन या 8 घंटा खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जल सत्याग्रह यहाँ चल रहा है ग्राम गोगल गांव में। और इसका जो मांग है वो ये है कि 189 मीटर तक जो के ऊपर जो पानी बढ़ाया जा रहा है मनमानी पूर्वक सरकार द्वारा और NHDC द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है, और जिसका कोई कारण नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। और दरअसल इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर में सिर्फ 50% कैपेसिटी चल रही है। 714 मेगावाट 1520 मेगावाट में से सिर्फ 714 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि जबलपुर से मांग कम है। क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग 49% बिजली का उत्पाद किसानों को लगता है टोटल बिजली उत्पाद में से, और वो 49% अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बरसात बहुत हुआ है। तो इसलिए उनके पास में कोई कारण नहीं है क्यों वो ये पानी भर रहे हैं, इसके अलावा कि वो लोगों का हत्या करना चाहते हैं, लोगों को भगाना चाहते हैं और तरह तरह से पीड़ित करना चाहते हैं। ये सिलसिला तब चला जब मई महीना में अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम पानी भरेंगे। उन्होंने कोई व्यक्तिगत नोटिस या सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया, घोषणा भी अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा। उसके भी पहले आपको मालूम होगा कि लगभग 2007 से यहाँ एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों का एक लड़ाई चल रहा है। और 2007 में जब बांध बन चुका था और पुनर्वास की स्थिति बहुत ही बदतर थी और सरकार पानी भरने वाली थी, तब जब लोगों ने तय किया कि अब हमसे नहीं बन रहा है और अगर सरकार डुबा देती तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें बिखर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने ठीक पूर्व संध्या में बांध भरने का उन्होंने आंदोलन को संपर्क किया। फिर आंदोलन यहाँ आई, 2 बड़ी मीटिंग हुई नर्मदा जी के दोनों तरफ, और फिर ये फैसला हुआ कि हम लोग किसी तरीके से हस्तक्षेप करेंगे और ज़रूरी हो तो कानूनी हस्तक्षेप भी करेंगे। आंदोलन के सामने एक बड़ा सवाल था कि इस अंतिम पल पे हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हमने कानूनी हस्तक्षेप किया और 30 मार्च को, जिस दिन पानी भरने वाला था ओंकारेश्वर बांध में, उस दिन हमको एक रिट याचिका पर स्टे मिल गया और वो स्टे अभी भी चालू है। थोड़ा कम हुआ स्टे, लेकिन अभी भी चालू है। और उसके बाद में बहुत सारे निर्णय आए। 21 फरवरी 2008 में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देना ही पड़ेगा, न्यूनतम 2 हेक्टेयर ज़मीन भी देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने पाया कि जल्दबाजी में जो प्रावधान थे ज़मीन देने का या लोगों को पूछने का, ज़मीन ऑफर करने का, प्रस्ताव देने का, विकल्प देने का, वो किसी की भी पूर्ति नहीं हुई थी। दूसरी बात है कि सरकार ने इस बीच में सन 2002 में पुनर्वास नीति जो सन 1989 में बना था, उसका एक संशोधन कर दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि यथासंभव ज़मीन दी जाएगी। इस यथासंभव के आड़ पे सरकार ने एक बच्चा को भी ज़मीन, एक परिवार को भी ज़मीन नहीं दिया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यथासंभव तो तब होगी जब आपने कुछ कोशिश की, लेकिन आपके रिकॉर्ड से दिख रहा है कि आपने कोई ज़मीन इकट्ठा करने का या प्रस्तावित करने का प्रयास ही नहीं किया। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि ज़मीन देना असंभव है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि इसी प्रदेश में SEZ को और उद्योगों को बड़े पैमाने पर ज़मीनें दी जा रही हैं, और अगर किसानों को ज़मीन देना, ज़मीन मना करना, ये जो है संविधान का अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा, क्योंकि वो गैर बराबरी की बात होगी कि एक तरफ आप उद्योगों को ज़मीन दे रहे हैं और किसानों को ज़मीन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सरकार और NHDC जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हुए, जबकि एक चुना हुआ सरकार को तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया मानना चाहिए, अपने ही लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट गई। एक टाइम में 5-5 वकील, कैसे वकील? अरुण जेटली, हरीश साल्वे, ना रविशंकर प्रसाद, जो देश के राजनीतिक प्रक्रिया में भी और वकालत के इसमें भी सबसे
उच्चतम श्रेणी में है और किसी को भी जिसमें 5 लाख रुपए एक बार खड़ा होने के लिए देना पड़ता है। इस तरह से जनता के ही पैसे से जनता को पराजित करने का पूरा प्रयास किया गया। एक एक समय इनके 5-5 वकील खड़े होकर हाथ हिलाते हुए हमारे वकीलों को दबाने का प्रयास करते थे। हमारे पक्ष से भी कुछ अच्छे वकील खड़े हुए, संजय पारीक जैसे, डॉक्टर राजीव धवन जैसे, और एक काफ़ी बड़ा कानूनी लड़ाई चली। एक तरफ कानूनी लड़ाई चलता गया, दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पे लोग लड़ते गए और बहुत प्रयास किया गया कि इनका फसल डुबा दिया जाए, इनको ज़मीन डुबा दिया जाए, इनको भगा दिया जाए अलग अलग तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई सरकार। और अंत में 11 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि यथासंभव का अर्थ ये है कि या तो आप लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन और कम से कम 5 एकड़ ज़मीन देंगे जो सिंचित होगी और वैसी ज़मीन होगी जैसे उनकी थी या उससे बेहतर, उससे बदतर नहीं होना चाहिए, और जो किसी के कब्जा में नहीं होगा, फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस, ऐसे ज़मीन आप या तो देंगे या फिर अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो खुद वो किसान खरीदे, ऐसा आप आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा यथासंभव का यही व्याख्या है। तो अब तो सरकार के ऊपर ये बाइंडिंग हो गया कि वो ज़मीन दे ही, माने लोगों का अधिकार सुरक्षित हो गई। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कड़ा पालन होना चाहिए, और ये भी कहा कि ये ज़मीन आवंटन का काम बांध निर्माण पूरा होने के पहले हो जाना चाहिए था। उसके बाद और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर व्यक्ति के बारे में ऑर्डर नहीं पारित कर सकते क्योंकि एक रिट याचिका में, सार्वजनिक रिट याचिका में आए हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति को अलग से GRA में यानी कि शिकायत निवारण प्राधिकरण में जाना पड़ेगा और वहाँ उनको अपने आवेदन लगाने पड़ेंगे और तथ्यों के और परिस्थितियों में हर व्यक्ति का जो विशेष तथ्य और परिस्थिति है उसमें GRA निर्णय देगा। 2500 विस्थापितों ने जुलाई 2011 यानी कि 1 महीने के अंदर, सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आने का 1 महीने के अंदर 2500 विस्थापितों ने आवेदन दिया एफिडेविट पर शिकायत निवारण प्राधिकरण में। उसमें प्रदेश भर के लोगों ने साथ दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन का, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जानकारी निकालना, आवेदन बनाना, उसको एफिडेविट पे करवाना एक बहुत बड़ा काम था जो कि एक्चुअली सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि हो। और GRA में देने के बाद में हमारी अपेक्षा थी कि उसकी सुनवाई हो जाएगी और ज़मीन जल्दी से जल्दी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दिसंबर 31 तारीख तक GRA ने भी हमको कहते रहे कि उनका जवाब नहीं आया है, स्टेट का जवाब नहीं आया है, स्टेट के जवाब के बिना, NHDC के जवाब के बिना कैसे हम फैसला दे सकते हैं। तो हमने कहा 6 महीना हो गया है, अगर आप वो नहीं जवाब देते तो क्या आप कभी भी सुनवाई नहीं करेंगे? आप एक तरफा फैसला कर दीजिए। 1 मिनट के लिए ब्रेक कर सकते हैं।